हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल्स अरोमा पे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था सिटीजनशिप के बारे में। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 पढ़ा था, पर वो प्रोविजंस कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थे, एग्जॉस्टिव नेचर के नहीं थे, ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ बात हो रही है उन सिटीजन्स के बारे में, उन नागरिकों के बारे में जिन्हें नागरिकता मिलती है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन कौन से लोगों को भारत का नागरिक बनाया गया, उसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। लेटर ऑन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, हमारी सिटीजनशिप कैसे टर्मिनेट होगी, इसके बारे में कोई प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 11 को इनेबलिंग प्रोविज़न बनाता है और पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप लॉ बना सकते हैं सिटीजनशिप के मैटर से रिलेटेड। आप सिटीजन्स को रेगुलेट करने के लिए भी कोई भी लॉ लेकर आ सकते हैं। ये पावर सिर्फ आर्टिकल 11 से ही नहीं मिलती है, बल्कि यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 17 भी बात करता है सिटीजनशिप के बारे में। कहता है पार्लियामेंट से कि आप लॉ लेकर आ सकते हैं सिटीजनशिप के रेगुलेशन के लिए। इसीलिए 30 दिसंबर 1955 को हमारा पार्लियामेंट हमारे लिए कानून लेकर आता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये कानून बात करता है कि कैसे आप भारत की नागरिकता, इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करेंगे और कैसे आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है। इस एक्ट में टोटल 19 सेक्शन है और 3 शेड्यूल्स हैं। ये एक्ट जो है अभी तक 1955 से अभी तक 6 बार अमेंड हो चुका है। 1986 में इसका अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि उसके पहले क्या था कि अगर आपका जन्म भारत में हो गया तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। मतलब हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की सिटीजनशिप इतना आसान हो जाए लोगों के लिए कि कोई घूमने आया है भारत में और दे आर प्लानिंग बेबीज और उनके बच्चे का जन्म भारत में हो गया तो सिर्फ जन्म ले लेने मात्र से आपने उस व्यक्ति को, उस बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी। इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए 1986 का अमेंडमेंट लाया गया और बोला गया कि कम से कम आपके माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना ज़रूरी है। 1992 में बात किया गया, जब हम सेक्शन नंबर 4 पढ़ेंगे, कि अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए और आपका जन्म इंडिया के बाहर किसी देश में हुआ है, तो अगर आपके पिता भारतीय हैं तो सिर्फ पिता का भारतीय होना ही आपको भारत की नागरिकता प्रोवाइड करेगा। तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि सिर्फ पापा को ही क्यों वैल्यू दिया जा रहा है, मम्मी का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए अमेंडमेंट किया गया 1992 में और बोला गया माता पिता में से कोई एक अगर इंडिया का सिटीजन होगा तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। जब 2003 के अमेंडमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे बात हो रही थी डुअल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट की। ऑल्दो हमारा आर्टिकल 9 बोलता है कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। अगर आप वॉलंटरली किसी और फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो इंडिया की सिटीजनशिप सीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा था कि डुअल सिटीजनशिप लेकर आइए उन लोगों के लिए जो इंडियन ओरिजिन के हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO बोला जाता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर आया जाएगा। 2003 में ऐसी बात की गई और बोला गया कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है इसको पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एक्वायर करेंगे। बस ध्यान में ये रखना है कि वो लोग बांग्लादेश के और पाकिस्तान के नहीं होने चाहिए। 2005 में इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एक्सपैंड किया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट को, कि लेकर आते हैं इसको। 2015 में PIO के कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। और जितने भी भारतीय लोग हैं जो इंडिया के हैं पर वो बाहर के किसी और देश में काम कर रहे हैं तो उनके पास एक आई कार्ड होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड। तो OCI क्या होता है, PIO क्या होता है, NRI क्या होता है, इस पे मैं एक अलग वीडियो में डिटेल में चर्चा करूंगी। यहाँ पे तो बस मैं आपको जिस्ट दे रही हूँ। छठा अमेंडमेंट था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो बहुत विवाद में था, जिसके लिए कितनी मारपीट हुई, कितना आक्रामक हुए थे लोग, और अभी तक वो एक्ट, वो अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया।
अब बात करते हैं कि सिटीजनशिप किन किन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो सिटीजनशिप के दो प्रिंसिपल्स होते हैं। एक होता है जस सोली, जहाँ पे राइट ऑफ सॉइल की बात किया जा रहा है। ये एक्वायर होता है बर्थ से, मतलब जिस भूमि में आप हैं अगर वहाँ पे आपका जन्म होता है तो आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। तो जस सोली का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने रिकमेंड किया और इसी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट भी किया और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही सिटीजनशिप के प्रोविजंस को लिखा भी गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा प्रिंसिपल बात करता है जस सैंग्विनिस की, जो बात करते हैं राइट ऑफ ब्लड की, ब्लड रिलेशंस की। इस कॉन्सेप्ट को नहीं एक्सेप्ट किया गया क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनका मानना था कि ये इंडिया के एथिक्स और वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय करेगा। अब बात करेंगे उन 5 तरीकों की जिसके थ्रू आप भारत की नागरिकता एक्वायर कर सकते हैं। इंडिया की सिटीजनशिप आपको मिल सकती है इन 5 तरीके से। सेक्शन नंबर 3 बात करता है बाई बर्थ यू कैन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपका जन्म इंडिया में होता है, कब होता है? ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987। 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये नागरिकता किसको मिली? हमारे माता पिता का जन्म इसी ड्यूरेशन में हुआ है तो उनके पास बाय बर्थ सिटीजनशिप कहाँ से आता है? इस प्रोविजन से आता है। दूसरी बात करते हैं कि अगर 1 जुलाई 1987, मतलब हम लोग तो उस समय पैदा नहीं हुए थे, तो अगर 1 जुलाई 1987 के बाद आपका जन्म होता है और 2003 में जो अमेंडमेंट आया है उसके पहले आपका जन्म हो जाता है, मतलब 1987 से 2003 के बीच में अगर आपका जन्म हो रहा है तो ये देखा जाएगा कि आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म इंडिया में हुआ है या नहीं हुआ है। तो कहते हैं आफ्टर 1 जुलाई बट बिफोर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 अगर आइदर ऑफ द पेरेंट इज बॉर्न इन इंडिया तो आपको बाय बर्थ इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। थर्ड कंडीशन कहते हैं कि अगर आपका जन्म 2003 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद होता है तब देखा जाएगा कि आपके दोनों माता पिता में से कोई एक या दोनों इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और साथ ही ये भी देखा जाएगा कि उसमें से कोई एक इलीगल इमिग्रेंट ना हो, इलीगली वो इंडिया में आके रहना ना शुरू किया हो। तो इन तीनों चीज़ों को आप देख सकते हो और इसके थ्रू आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में, जो बात करता है कि आप कैसे सिटीजनशिप एक्वायर करेंगे अगर आपका जन्म इंडिया में ना होके किसी बाहरी देश में हुआ है। तो कहते हैं बाय डिसेंट, इसका मतलब होता है वंश सिस्टम सुना होगा आपने, वंशज। तो कहते हैं बाय डिसेंट आप एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की सिटीजनशिप अगर आपके फादर इंडियन सिटीजन हैं और आपका जन्म हुआ है 1950 से लेके 1992 के बीच में, लेकिन आपका जो जन्म हुआ है वो इंडिया में ना होकर किसी और देश में हुआ है। तो चेक किया जाएगा कि क्या आपके पिता इंडियन सिटीजन थे या नहीं थे। इसी को लेके विवाद हुआ था कि क्या माता की सिटीजनशिप का कोई मान्यता नहीं है, तो बाद में वो अमेंडमेंट लेकर आया गया और बोला गया आइदर ऑफ द पेरेंट्स। तो जब हम आगे पढ़ते हैं कि ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 1992 अगर आपका बर्थ 10 दिसंबर 1992 के बाद होता है तब चेक किया जाएगा कि आपके माता पिता में से कोई एक इंडियन सिटीजन है या नहीं है। अगर आपके माता पिता में से कोई एक इंडियन सिटीजन है तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर आपके माता पिता सिर्फ इंडियन सिटीजन हैं तो ये सफिशिएंट नहीं है, आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए। मेहनत क्या करनी पड़ेगी? जब हमने आर्टिकल 8 पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का तो वहाँ हमने देखा था कि सिटीजनशिप एक्वायर किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो जिस भी देश में आप रिजाइड कर रहे हैं और अगर आप भारतीय हैं, आप इंडियन हैं और आप किसी और देश में रिजाइड कर रहे हैं तो वहाँ का जो इंडियन कंसुलेट होगा वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन के थ्रू आपको उनसे कहना पड़ेगा कि हमें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर करिए, उसके बाद आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है। आर्टिकल 8 के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था, आप देख लीजिएगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अपनाना पड़ेगा। आपके माता पिता भारतीय हैं, अच्छी बात है, आपको सिटीजनशिप मिलने में आसानी होगी, लेकिन उसके पहले आपको जिस भी देश में आप रह रहे हैं वहाँ के इंडियन कंसुलेट के पास जाइए और उनको बोलिए कि हमें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर करिए, उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगी इंडिया की।
अब बात करेंगे सेक्शन 5 के बारे में, जो कहता है कि आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं थ्रू रजिस्ट्रेशन ऑल्सो। लेकिन कंडीशन बस इतनी है कि आप इलीगल इमिग्रेंट नहीं होने चाहिए, और जो ये कंडीशंस दी है उसमें से कोई भी कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एज अ सिटीजन रजिस्टर कर लेगा। ये थोड़े से ना जब बेयर प्रोविजंस पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देंगे। यहाँ पे कम से कम 7 प्रोविजंस की बात हो रही है, इसके शब्द थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैंने इसे बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में लिखा है, तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। पहली कंडीशन बात करता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया में रिजाइड किए हो रहे हो 7 साल तक बिफोर अप्लाइंग। लेकिन सबसे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे वो सेक्शन 5 की बात हो, 4 की बात हो या सेक्शन 6 की बात हो, अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नेट 1 ईयर आपको इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट के तौर पे रिजाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए कि आज 6 मार्च 2024 है और आज आप एप्लीकेशन लेकर जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि हमको रजिस्टर कर लीजिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कम से कम 5 मार्च 2023 से लेके 5 मार्च 2024 तक आपको इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट के तौर पे लगातार रहना पड़ेगा। इस समय आप बाहर नहीं जा सकते कि हम 6 महीने इंडिया में रह लिए, 6 महीने बाहर रह लिए, नहीं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के तौर पे आपको लगातार 1 साल इंडिया में रिजाइड करना पड़ेगा। ये कंडीशन हर जगह अप्लाई होगी। जहाँ भी हम बात कर रहे हैं कि 7 साल तक आप इंडिया में रहे हों अप्लाई करने से पहले, वहाँ पे ये 1 साल को आप और जोड़ लीजिए। तो पहली कंडीशन बात करता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ लिव्ड इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले आप 7 साल इंडिया में रहे हों। दूसरी कंडीशन बात करता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ लिव्ड आउटसाइड द एरिया दैट वाज इंडिया बिफोर डिवाइडेड। जब डिवीज़न हुआ, पार्टीशन हुआ, तो जो ब्रिटिश इंडिया था हमारा, अगर आप उस पार्ट में कहीं रहे हों तो आपको हम रजिस्टर कर सकते हैं एज अ सिटीजन। फिर कह रहे हैं थर्ड कंडीशन के बारे में कि किसी व्यक्ति ने किसी इंडियन सिटीजन से शादी कर ली हो और शादी करने के बाद वो 7 साल इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट के तौर पर रिजाइड किया हो तो उसे भी सिटीजनशिप मिल सकती है। फोर्थ कंडीशन बात करते हैं माइनर बच्चों के बारे में जिनकी एज 18 साल से कम है। अगर उनके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स हैं तो उन्हें भी सिटीजनशिप मिल सकती है थ्रू रजिस्ट्रेशन। फिफ्थ कंडीशन बात करता है एडल्ट्स के बारे में जिनकी एज 18 से ऊपर है। उनके पेरेंट्स को अगर सिटीजनशिप मिली है थ्रू दिस सेक्शन तो उन्हें भी सिटीजनशिप मिल सकती है बाय रजिस्ट्रेशन। सिक्स्थ बात करता है एडल्ट्स और उनके माता पिता के बारे में जो पहले इंडिया के सिटीजन रहे हों और अप्लाई करने से पहले कम से कम 1 साल वो इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट के तौर पे रिजाइड किए हों। लास्ट कंडीशन बात करता है एडल्ट्स के बारे में जिनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड हो, कम से कम 5 साल के आसपास से उनके पास वो कार्ड होना चाहिए। तो वो अप्लाई करने से कम 1 साल पहले इंडिया में रहे हों ऑर्डिनरी रेजिडेंट के तौर पे तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल सकती है अंडर सेक्शन 5। आई होप मैं क्लियर हूँ। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इट विल हेल्प यू। जब आप इसको बेयर एक्ट के प्रोविजंस के साथ लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में जो बात करता है कि आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। तो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन इशू कर देगा अगर आप माइनर ना हो, मतलब मेजर हो, आपने अपनी एज कंप्लीट कर ली हो, आप फुल कैपेसिटी में हो, मतलब अनसाउंड माइंड ना हो, और साथ ही साथ आप इलीगल इमिग्रेंट ना हो। तो सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन आपको इशू कर दिया जाएगा अगर 3rd शेड्यूल में दिए गए क्वालिफिकेशंस को आप पूरा करते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या है नेचुरलाइजेशन की कि भाई अगर आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए तो मेक श्योर आप किसी ऐसे देश से ना हो जहाँ पे इंडियंस का आना मना हो। तो कह रहा है नॉट सब्जेक्ट टू एनी सच कंट्री वेयर इंडियंस आर प्रिवेंटेड। दूसरी कंडीशन कहता है कि जहाँ की भी सिटीजनशिप आपके पास हो उसे रिनाउंस कर दीजिए, क्योंकि आर्टिकल 9 क्या बात करता है, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। अगर वॉलंटरली आप किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं तो इंडिया की सिटीजनशिप सीज हो जाती है। तो सेक्शन 6 कहता है कि अगर आपके पास कहीं और की सिटीजनशिप है तो उस सिटीजनशिप को पहले रिनाउंस कर दीजिए। थर्ड बोलता है डेट ऑफ एप्लीकेशन से। अभी मैंने आपको यहाँ बताया वही बात कि अप्लाई करने से पहले कम से कम 12 महीने आप इंडिया में रिजाइड करें या किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस में काम किए होने चाहिए।
उसके बाद कह रहे हैं कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले, और ये 12 महीने हटा दो अभी, ये तो मैंडेटरी है। उसके अलावा 14 साल में से कम 11 साल आप इंडिया में रहे हो, मतलब आप आए हो गए हो चलेगा। सब्सिक्वेंट रिजाइडल होना चाहिए आपका, सब्सिक्वेंटली आप रहे हो कुछ दिनों के लिए, फिर चले गए हो, फिर वापस आ गए हो, उन सबको देखते हुए कम से कम 11 साल आपको पूरा करना पड़ेगा। इन टोटलिटी की बात करें तो 15 साल में से कम आप 12 साल इंडिया में रह चुके हो, तब आपको मिलेगा नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट। फिर कहते हैं वही कि आपका कैरेक्टर गुड होना चाहिए, और साथ ही साथ शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेजेस दिए हैं उसमें से कम एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए अच्छे से, ताकि अगर आप कोई काम वाम कर रहे हैं तो उसमें आपको आसानी हो। 7th कंडीशन बोलता है कि इंडिया में आपको रहना है एज ए रेजिडेंट, आपको सिटीजनशिप चाहिए, तो अपनी इंटेंशन को अच्छे से एक्सप्रेस करिए। 8th बोलता है इन सारे कंडीशंस को वेव ऑफ किया जा सकता है अगर आपने कोई डिस्टिंग्विश सर्विस परफॉर्म की हो इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पीस, ह्यूमन राइट्स, तो इन सारी कंडीशंस को वेव ऑफ करके हम आपको सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन प्रोवाइड कर देंगे। भाई अच्छे लोगों की हर जगह पूछ होती है, तो अगर आप किसी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इंडिया चाहेगा कि वो लोग इंडिया में भी आए, ताकि हमारा भी अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। लास्ट सेक्शन बात करता है, सेक्शन नंबर 7, कि आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग द टेरिटरी। अगर इंडिया किसी टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन करेंगे ऑफिशियल गैजेट के थ्रू कि भैया इस दिन से ये लोग इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। तो ये 5 तरीके थे जिसके थ्रू आप इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। सिटीजनशिप एक्वायर तो कर लिया, 5 कंडीशन आपको पता चल गई, लेकिन आप अपनी सिटीजनशिप को टर्मिनेट भी कर सकते हैं, चाहे वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिली हो या सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू मिली हो। तो टर्मिनेशन के 3 तरीके बताता है हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955। पहला कंडीशन आता है सेक्शन 8 बात करता है उसके बारे में, रिनेंशिएशन ऑफ सिटीजनशिप। तो कहते हैं अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली है तो वो एक डिक्लेरेशन के थ्रू इंडिया की सिटीजनशिप रिनेंशिएट करा सकता है। और बोलते हैं कि अगर किसी मेल पर्सन ने रिनेंशिएट किया अपना सिटीजनशिप तो उसके साथ उसके माइनर चिल्ड्रंस की भी सिटीजनशिप सीज हो जाएगी। और ये भी बात की गई कि अगर वॉर के समय आप कोई डिक्लेरेशन करते हैं तो उस डिक्लेरेशन को विदहेल्ड कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 8 बात करता है रिनेंशिएशन के बारे में। वहीं सेक्शन 9 बात करता है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। और अगर आपको आर्टिकल 9 याद हो तो वहाँ पे भी बात हो रही है कि वॉलंटरली अगर आप किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं तो इंडिया की सिटीजनशिप सीज हो जाती है। तो सेक्शन 9 भी कहता है कि वॉलंटरली अगर आप किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं तो इंडिया की सिटीजनशिप सीज हो जाएगी। सेक्शन 10 की जब बात करते हैं तो यहाँ कहते हैं डेप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप, आपको डिप्राइव किया जा रहा है अगर आपने कोई फ्रॉड, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या कोई फैक्ट को कंसील किया है ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीजनशिप। जब आप सिटीजनशिप रजिस्टर करा रहे थे उस समय आपने कुछ चीज़ों को छुपा लिया, आपने कुछ फ्रॉड किया है, अपने रिप्रेजेंटेशन को हाइड किया है, तो उस समय आपको इंडिया की सिटीजनशिप से डिप्राइव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करता है कि पर्सन ने डिसलॉयल्टी शो किया है टुवर्ड द नेशन, आप इंडिया के प्रति लॉयल नहीं है, तब आपको सिटीजनशिप से डिप्राइव किया जा सकता है। थर्ड आता है कि वॉर के समय आपने एनिमी देश के लोगों से, जो हमारे दुश्मन देश थे, उनसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात कम्युनिकेट की है। फोर्थ आता है कि जब आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू या नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिली तो विद इन 5 ईयर्स के अंदर अंदर आपको 2 साल की सज़ा हो गई। और लास्ट आता है कि ऑर्डिनरली आप इंडिया से बाहर कम से कम 7 साल से रह रहे हो। तो ये 3 तरीके से आप अपनी सिटीजनशिप को टर्मिनेट करवा सकते हैं, या यूं कहिए कि आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है अगर आपने डिसलॉयल्टी शो की टुवर्ड द नेशन। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे OCI के बारे में, NRI के बारे में और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। थैंक यू, नमस्ते।